तारीख 24 दिसंबर 1999। कंधार विमान अपहरण की वो तारीख जब दुनिया के सामने तालिबान का एक खौफनाक चेहरा सबके सामने आया। आतंकियों ने एक हफ्ते तक 178 यात्रियों को बंधक बनाए रखा और 5 देशों के चक्कर लगाए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और इतिहास के झरोखे में आज हम आपको 1999 कंधार विमान अपहरण के बारे में बताएंगे कि किस तरह इस अपहरण ने पाकिस्तान और तालिबान के आपसी रिश्ते को दुनिया के सामने बेनकाब किया। 24 दिसंबर की वो खौफनाक शाम जब किसी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाएंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC814 की। दिन शुक्रवार 4:30 हुए थे और नेपाल में काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC814 नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर सुरक्षा बहुत ही साधारण सी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि नेपाल के इस एयरपोर्ट से आतंक की इतनी बड़ी घटना घटने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ दिन पहले ही इसी एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध आदमी थाई एयरवेज के एक विमान के कॉकपिट तक पहुंच गया था। IC814 में कुल 187 यात्री थे, जिनमें कुछ विदेशी यात्री भी थे और 11 क्रू मेंबर सवार थे और फ्लाइंग कमांडर कैप्टन देवी शरण ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के लिए उड़ान भरी। कॉकपिट में उनके साथ थे फ्लाइट इंजीनियर अनिल जागिया और को पायलट थे राजेंद्र कुमार। शाम करीब 5 बजे जैसे ही IC814 इंडियन एयरस्पेस में दाखिल हुआ, तभी इसे 5 नकाबपोश आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। उनमें से आतंकी इब्राहिम अख्तर पिस्टल लेकर कॉकपिट में घुसा और कैप्टन देवी शरण को गन पॉइंट पर ले जाकर जहाज को अपने कंट्रोल में कर लिया और बाकी चारों आतंकवादियों ने प्लेन में सवार यात्रियों को अपने कब्जे में लेकर धमकाना और मारना शुरू कर दिया। कैप्टन देवी शरण ने चीफ हाईजैकर से पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? जवाब में हुक्म मिला, जहाज को लखनऊ के रास्ते से होकर लाहौर ले चलो। हालांकि कैप्टन देवी शरण ने अपनी सूझबूझ का सहारा लेते हुए ये समझाने की कोशिश की कि प्लेन में लाहौर तक का तेल नहीं है और जानबूझकर विमान की रफ्तार भी कम कर दी। लेकिन बदले में आतंकी ने कहा कि अगर नहीं ले चलोगे तो जहाज को बम से उड़ा देंगे। देवी शरण के पास अब प्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में लाहौर की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि आप पाकिस्तान एयर स्पेस में नहीं घुस सकते हैं। यात्री बेहद डरे हुए थे कि आगे क्या होने वाला है। शाम 6:04 पर देवी शरण का संदेश सरकार तक पहुंचा। प्लेन हाईजैक हो चुका है और हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल बचा है। कृपया हमें लाहौर उतरने की अनुमति दिलाएं, वे हमें मार डालेंगे। उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तब के तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे शरद यादव। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो सब आसमान में है और पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आतंकियों के पास AK-47 है या पिस्टल है, कुछ भी पक्के तौर पर हम नहीं कह सकते। मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फ्लाइट में जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। शाम करीब 6:30 पर हालांकि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति मांगी, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। तब तक देवी शरण हाईजैकर्स को विमान अमृतसर में लैंड कराने के लिए मना चुके थे और ये एक अच्छा मौका था सरकार के लिए कि प्लेन चंडीगढ़ में उतरे और सरकार को प्लानिंग करने का एक अच्छा वक्त मिल सके। प्लेन काफी देर तक अमृतसर एयरपोर्ट के ऊपर मंडराता रहा और आखिरकार करीब 7:02 पर लैंड हुआ। एयरपोर्ट पर अमृतसर पुलिस तैनात की गई।
आतंकवादी पायलट्स को बार बार टेक ऑफ के लिए कह रहे थे और पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ईंधन की मांग कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश था कि प्लेन को किसी भी हालात में अमृतसर में ही रोक कर रखा जाए। तय किया गया कि प्लेन के टेक ऑफ का रास्ता रोका जाएगा और एटीसी ने ईंधन ले जाते हुए टैंकर के ड्राइवर को धीमे जाने को कहा। कॉकपिट से आतंकवादियों ने भांप लिया कि सरकार प्लेन को देर तक रोकना चाहती है और अनिल जागिया के सर पर पिस्टल तान दी और कैप्टन देवी शरण से टेक ऑफ करने को कहा और बिना फ्यूल लिए जहाज को एक बार फिर उड़ान भरने पर मजबूर होना पड़ा। शाम 7:50 हो रहे थे और कुछ देर बाद जहाज लाहौर के एयर स्पेस में था। लाहौर एयरपोर्ट की बत्तियां बुझा दी गई थीं। भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए मंजूरी देने को कहा क्योंकि जहाज में कुछ ही मिनट तक का फ्यूल बचा था। पाकिस्तानी कमांडो से घिरे लाहौर एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और प्लेन की लैंडिंग हुई। यहाँ प्लेन में फ्यूल डाला गया और फ्यूल लेने के बाद रात 10:30 बजे IC-814 ने दोबारा टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के कुछ मिनटों में ही जब जहाज में 25 साल के रूपन कात्याल ने बाथरूम जाने की परमिशन मांगी तो उन्हें चाकुओं से गोदकर मार दिया गया, जो अपनी पत्नी रचना सहगल के साथ हनीमून से वापस दिल्ली लौट रहे थे। लाहौर से टेक ऑफ करने के बाद विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी, लेकिन काबुल और कंधार में रात के वक्त लाइट्स का सही इंतजाम न होने के चलते इसे दुबई डाइवर्ट कर दिया गया। आखिरकार 25 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे विमान की दुबई में लैंडिंग हुई। यहाँ पर आतंकियों से ईंधन भरे जाने के बदले 26 यात्रियों को रिहा करने पर समझौता हुआ। रिहा हुए ज्यादा यात्री बीमार, वृद्ध लोग एवं औरतें और बच्चे थे। यात्रियों को लाने मंत्री शरद यादव खुद उस दिन दुबई पहुंचे। साथ में रूपन कात्याल का पार्थिव शरीर भी दुबई में उतारा गया। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान में काबुल की तरफ उड़ान भरी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तरफ से विमान को कंधार ले जाने का निर्देश दिया गया। 26 दिसंबर की ही सुबह करीब 8 बजे विमान ने कंधार हवाई अड्डे पर लैंड किया और इसके बाद शुरू हुई कड़ाके की ठंड और आतंक के साए में IC-814 विमान के यात्रियों को 6 दिन तक बंधक बनाए रखने की वो खौफनाक कहानी। इधर भारत में स्थिति को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विमान में बंधक बने यात्रियों के रिश्तेदारों को अपनी आवास पर बुलाया और ये आश्वासन दिया कि वो यात्रियों को कुछ नहीं होने देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार आतंकियों से समझौते के लिए बातचीत शुरू कर चुकी थी। ये बातचीत उस समय अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मुल्ला उमर और उसके विदेश मंत्री वकील अहमद मुतवक्किल के साथ हो रही थी। शुरुआत में जो तालिबान सरकार की मांग थी वो कुछ इस तरह से थी। बंधक यात्रियों के बदले 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम मांगी गई, 36 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की गई और आतंकवादी सज्जाद अफगानी की लाश सौंपने को कहा गया। और जो तालिबानी मांग कर रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि आतंकी मौलाना मसूद का छोटा भाई था। शुरू में उस समय के तत्कालीन विदेश और रक्षा मंत्री जसवंत सिंह किसी भी समझौते के खिलाफ थे, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीता वो समझ चुके थे कि आतंकी कुछ भी कर सकते हैं। जसवंत सिंह जब दिल्ली में बंधक यात्रियों के रिश्तेदारों से मिलने आए तो सभी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमलावर थी। चौथे दिन यानी 27 दिसंबर को कंधार एयरपोर्ट पर अपहरण संकट को निपटाने के लिए कई सख्त और तेज तर्राक अफसरों के साथ क्रैक कमांडो का एक दस्ता वहां उतरा। पता चला कि तालिबानी लड़ाके पोजीशन लेकर वहां पर खड़े हैं। बातचीत के लिए वहां विवेक काटजू की अगुवाई में अजीत डोवाल और CD सहाय मौजूद थे। समझौते के लिए बातचीत शुरू हुई।
तालिबान की तरफ से कहा गया कि उसे मौलाना मसूद अजहर चाहिए। ये वही मौलाना मसूद अजहर था जो हरकत उल मुजाहिदीन का मुखिया था और 1994 से जम्मू जेल में बंद था। दूसरा आतंकी था उमर शेख जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था और तीसरा आतंकवादी था मुश्ताक जरगर जिस पर 40 से ज़्यादा हत्याओं का आरोप था। समझौते के लिए वहां तालिबान की तरफ से वो लोग थे जो केवल दहशत की भाषा ही समझते थे। इधर बंधक यात्रियों के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा था। जहाज के टॉयलेट्स ओवरफ्लो हो रहे थे और खाने का सामान भी खत्म हो चुका था और सबके चेहरों पर था मौत का सन्नाटा। 28 दिसंबर को शास्त्री भवन में पीआईबी की तरफ से जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां मौजूद कुछ बंधकों के रिश्तेदार सवाल करने लगे कि जब मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रुबैया के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया तो हमारे रिश्तेदारों के लिए क्यों नहीं? जो देना है वो दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि लोगों को समझाने के लिए करगिल युद्ध में शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी और शहीद लेफ्टिनेंट विजयन थापर के पिता कर्नल थापर भी वहां पर पहुंचे, लेकिन उन सभी की अपील बेअसर दिखी। उधर कंधार से आईबी के मुखिया अजीत डोवाल का फोन आया कि सर जल्दी कुछ कीजिए, इन सब का सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। 28 दिसंबर को सीसीएस की बैठक में 36 के बजाय 3 आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को छोड़ने की बात तय हुई। लेकिन सवाल अब ये था कि आखिर 3 आतंकवादियों को लेकर कंधार कौन जाएगा और यदि कोई निर्णय लेना पड़े तो कौन है जो उस समय निर्णय ले सकता है। ऐसे में जसवंत सिंह आगे आए और वो तीनों आतंकवादियों को खुद लेकर कंधार गए। जसवंत सिंह अपनी किताब अ कॉल टू ऑनर इन सर्विस ऑफ एमरजेंट इंडिया में लिखते हैं कि मैंने तालिबानियों की सराहना की, उन्होंने जो किया उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया। कम से कम उन्होंने समझौते के मुद्दे पर अपहरणकर्ताओं से बातचीत को आगे बढ़ाया था। 2 बातों पर सहमति बन चुकी थी, एक कि तीनों आतंकवादियों की पहचान की जाएगी और दूसरा कि उसके बाद सभी बंधक यात्री नीचे उतरेंगे। तारीख थी 31 दिसंबर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग उन तीनों आतंकियों के रिश्तेदारों और दोस्तों को लेकर कंधार पहुंचे। उन्होंने तीनों आतंकियों को पहचाना और विमान में मौजूद अपहरणकर्ताओं को बताया कि सब ठीक है, भारत ने कोई चाल नहीं चली है। अपहरणकर्ताओं ने हाथ और खुशी के इशारे से यात्रियों को भी बता दिया कि वो कामयाब हुए हैं। इस सूचना के बाद यात्रियों को कुछ देर बाद एक एक करके विमान से उतारना शुरू कर दिया गया। कई यात्रियों को गंभीर चोटें लगी थीं, तो कई लोग हताश, निराश, भूखे प्यासे थे। पैसेंजर्स की रिहाई के बाद उन्हें स्पेशल प्लेन से वापस भारत लाया गया। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने 2000 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया और 2001 में पार्लियामेंट में हुए आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसे उस वक्त पाकिस्तान ने अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने और उसे भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। तो इतिहास के झरोखे में बस इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।